then and then the either we can use an outside in strategy or we can use an inside out strategy. दोनों हाँ की तरीके से हम यूज कर सकते हैं. जैसे ये हो गई हमारी कंपनी, जिस कंपनी में मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है. ये हो गई हमारी इंडस्ट्री. ठीक है. एंड देन द लास्ट वन इज आवर इकोनॉमिक पोजीशन और द इकोनॉमी. ठीक है. तो वी कैन यूज बोथ द अप्रोचेस. आइदर आउटसाइड इन जब हम यूज करेंगे, आउटसाइड इन में हम पहले इकोनॉमी एनालिसिस करते हैं. मतलब मैं बाहर से भीतर की तरफ जा रही हूँ. पहले इंटायर इकोनॉमिक पोजीशन को समझना होता है कि इकोनॉमी किस तरीके से है, ट्रेंड क्या है, ग्रोथ किस तरीके का होगा. वो जीएनपी ले लो या जीडीपी के बारे में ले लो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है किस तरीके से. जैसे जीडीपी इज एक्चुअली मॉनिटरी मेजर. आपके जो एंटायर प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन ऑफ आइदर गुड्स और सर्विसेज, दोनों को ही हम ले सकते हैं. तो जीडीपी सीधी सी बात रिलेट करता है कि आपके जो भी प्रोडक्शन हुआ है एंटायर इकोनॉमी में, आइदर गुड्स और सर्विसेज, उसके मॉनिटरी वैल्यू क्या हो रही है. बिकॉज मनी इज द मोस्ट ईजिएस्ट मेजर टू एक्चुअली एसेस द परफॉर्मेंस की इकोनॉमी में. हम लोग सब चीजें पैसे के माध्यम से ही कैलकुलेट करते हैं. तो इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड या एसेस करना इज नॉट वेरी इजी कि भाई कितना परफॉर्मेंस हुई है, कैसी हुई है. तो इसलिए हम लोग सभी चीजों का वैल्यूएशन पैसे के रूप से लगाते हैं. तो वो हमें रेट ऑफ ग्रोथ इकोनॉमी का क्या है, आइदर आप जीएनपी ले लो, एम्प्लॉयमेंट किस तरह. देखो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर. आप देखो अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी, सीधी सी बात है ना, अगर मैं एक बिजनेस साइकिल को ही ले लो, तो तुम सीधी सी बात देखो, प्रोडक्शन का अगर ऊपर की तरफ ट्रेंड जा रहा है, तो इम्प्लॉयमेंट अगर प्रोडक्शन में ज्यादा कर रही हूँ तो इम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा होगा. इम्प्लॉयमेंट मतलब यूटिलाइजेशन. इम्प्लॉयमेंट का सीधी सी बात है, रिसोर्सेज को किस हद तक तुमने यूटिलाइज किया, इम्प्लॉय किया, उसी को हम एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. ठीक है. तो अगर आप प्रोडक्शन करते हो तो आपकी जितने भी रिसोर्सेज हैं, वो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग, मैं हर चीज की बात कर रही हूँ. सिर्फ मतलब एम्प्लॉयमेंट मतलब नौकरियां नहीं, एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल द रिसोर्सेज आई एम टॉकिंग हियर. तो यहाँ पर आप देखोगे कि सारी चीजें, वो जगह को भी यूटिलाइज कर रहे हैं हम, लेबर भी यूटिलाइज हो रहे हैं, कैपिटल भी यूज हो रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग यूटिलाइज. तो हमारा जो एंटायर स्लोप है ऊपर की तरफ जाने लगता है. इससे क्या होता है, अब जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है ना, तो धीरे धीरे प्राइसेस भी बढ़ने लगती है. इम्प्लॉयमेंट के संग रिलेटेड है बिजनेस साइकिल, जो वो इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है. ये जो ऊपर है इम्प्लॉयमेंट और प्राइसेस दोनों को इंडिकेट कर रहा है. जितना ज्यादा, ये ट्रेंड लाइन है, मैं इसको बिजनेस साइकिल ट्रेंड लाइन है. तो हमारा बिजनेस साइकिल देखा होगा ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाता है. तो ये जो फेजेस है, ये जो फेजेस जा रहा है, ये बहुत कुछ हमको समझाता है कि जैसे जैसे हम एम्प्लॉयमेंट यहाँ इंडिकेट क्या कर रहे हैं, इस लेवल पे जैसे जैसे प्रोडक्शन और ग्रोथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जितना ज्यादा हम यूटिलाइज कर रहे हैं चीजों को, धीरे धीरे वो खपत हो रही है ना, एम्प्लॉय हो रही है, तो उस चीज की कमी हो रही है धीरे धीरे. तो एम्प्लॉयमेंट होते होते सब चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं. देखो एम्प्लॉयमेंट होगा, प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगी तो डिमांड होगी, कंजम्पशन डिमांड भी होगी, डिमांड होगी तो फिर प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होगी तो रिसोर्स यूटिलाइज होंगे. तो अल्टीमेटली आप देखोगे एक ग्रोथ के संग संग दाम भी सब चीजों के बढ़ने लगेंगे. तो ये किस लेवल तक आप प्रोडक्शन कर रहे हो या किस लेवल तक प्राइसेस बढ़ रही हैं, इस चीज को यहाँ पे कंट्रोल करने की जरूरत होती है. क्योंकि बहुत ज्यादा कंजम्पशन डिमांड अगर आने लगे इन कंपैरिजन टू दी सोर्स, सप्लाई के हिसाब से अगर डिमांड ज्यादा है तो दाम बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा. तो इस लेवल पे फिर आप देखोगे इन्फ्लेशन आने लगेगा. तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट यहाँ पे कंट्रोल करती है कि मतलब कितना ज्यादा एक्सपेंशनरी मेजर लेना है या कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर लेना है. कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब इकोनॉमी से कुछ पैसे को निकाल लेना, एक्सपेंशनरी मतलब कुछ इकोनॉमी में पुश करना पैसे को. ठीक है. जब इकोनॉमी में पैसे की फ्लो कम हो जाती है तो उस टाइम इकोनॉमी में पैसे को फ्लो मतलब डाला जाता है. तो इसलिए हमें ये इकोनॉमी जो एंटायर इकोनॉमी की एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो बिजनेस साइकिल के थ्रू करंट इकोनॉमी की पोजीशन समझ में आती है कि जीडीपी क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, अग्रीगेट या कॉर्पोरेट प्रॉफिट ले लो आप, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, लोगों के हाथ में किस तरीके के पैसे बच रहे हैं. देखो जितना ज्यादा इन्फ्लेशन रहेगा लोगों के हाथ में पैसे ही नहीं रहेंगे, पैसे नहीं रहेंगे तो वो सेविंग नहीं करेंगे, सेविंग नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, मार्केट खराब होगी. ठीक है. तो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन दिस. बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन, अभी हमारे मैंने आज की डेट में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारी कंट्री का अच्छा है. ठीक है, खराब नहीं है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन ले लो आप.
एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और क्या बोलते हैं बैलेंस ऑफ पोजीशन, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, हर कंट्री का अपना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का एक बैलेंस होता है, हिसाब रहता है। इट्स जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उस तरीके का ही कंट्री का, एंटायर कंट्री का एट द मैक्रो लेवल उनका एक हिसाब रहता है, कितना एक्सपोर्ट हुआ कितना इम्पोर्ट हुआ। अब बीओपी सरप्लस रहेगा अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, मतलब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा आए हैं, और इंपोर्ट अगर ज्यादा हुआ इसका मतलब हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा गए हैं बाहर, पैसे ज्यादा हमने खर्च किए, तो उसको बोलेंगे बीओपी इज इन डेफिशिएंट। नॉर्मली बीओपी मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये पोजीशन हमको देखनी है कि बीओपी की पोजीशन क्या है, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी फ्लक्चुएट करेगी तो अपनी कंट्री की भी इकोनॉमी उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, और ज्यादा उधार या ज्यादा डेफिशिएट में रहेगा मतलब ही इकोनॉमी अच्छी नहीं है पोजीशन। इन्फ्लेशन का क्या हाल है, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, जबरदस्ती का डिमांड बढ़ी हुई है, सब चीजों के प्राइस बढ़े हुए हैं। इन्फ्लेशन देखो, छोटा मोटा इन्फ्लेशन इज नेसेसरी, थोड़ा इन्फ्लेशन इज नेसेसरी, वो जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन है या स्टेडी एक इन्फ्लेशन रेट इज ओके, क्योंकि उससे पता चलता है इकोनॉमी में ग्रोथ है, इकोनॉमी में प्रोडक्टिव कैपेसिटीज को हम यूज कर रहे हैं। बट बिल्कुल अगर बहुत ज्यादा, जैसे इस लेवल में इन्फ्लेशन हो रही है धीरे धीरे धीरे, इसका मतलब क्या है, इट इज रिप्रेजेंटिंग ग्रोथ। अब ये पीक लेवल पे अगर आ गया, यहां पर आ गया आपका इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या है, आपकी चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। दाम, अब दाम बढ़ने के चांसेस भी बहुत तरीके के होते हैं। ये जो प्राइस राइज होती है ना, बहुत ज्यादा जो राइज हो रही है, इसका दो तरह का कारण होता है। इट कुड बी ड्यू टू कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश हो सकता है इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश का मतलब क्या होता है, जो मेरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिस चीज से मैं सामान बना रही हूँ उसका दाम बढ़ गया। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के दाम बढ़ गए तो नॉर्मल सी बात है, जो कॉस्टिंग है मेरी वो भी बढ़ेगी, और अल्टीमेटली द सेलिंग प्राइस विल आल्सो गो हाई। दिस इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो अब अल्टीमेटली जो सामान है, वो जो मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूटिलाइज कर रही हूँ अपने प्रोडक्शन में, उन सारी चीजों के दाम बढ़ गए। अब उन सारी चीजों के दाम बढ़ गए तो मेरा कॉस्टिंग ही ज्यादा पड़ रहा है, तो मेरी सेलिंग प्राइस विल ऑटोमेटिकली भी हाई। देखो, इसका एक इम्पैक्ट है, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाई होता है, इसका सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट है स्केर्सिटी, क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो कम है इन कंपैरिजन टू डिमांड। अल्टीमेटली कोई भी जगह पर आप देखोगे प्राइस राइज इज एक्चुअली ड्यू टू स्केर्सिटी, स्केर्सिटी के कारण ही, कमी के कारण ही प्राइस राइज होगी। तो वन सच इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ठीक है। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कि कॉस्टिंग ही बढ़ गई तो मेरा मुझे दाम बढ़ाना ही पड़ा, ठीक है। Another point is डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, मेरी जो डिमांड है वो इतनी ज्यादा आ रही है इन कंपैरिजन टू सप्लाई, कि डिमांड इतनी ज्यादा है वो प्राइस को इंक्रीज कर दे रही। सीधी सी बात है, कोई चीज का डिमांड अगर बहुत ज्यादा है, मैं सप्लाई कर सकती हूँ 10, डिमांड आ रहा है 20 का, तो ऑटोमेटिक सी बात है ना, मुझे दाम बढ़ा देना पड़ेगा। सीधी सी बात है, दाम हम बढ़ा देंगे देन वी कैन सप्लाई। तो यही मैंने, आप दोनों ही को मैंने अगर दोनों ही परसेप्शन को समझने की कोशिश करो, दोनों ही चीज मैंने दोनों ही तरीके से देखो, अल्टीमेटली इट इज बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी द प्राइस इज राइजिंग। स्केर्सिटी ही एक मैंने कॉन्सेप्ट है जिसके कारण प्राइस राइज होता है। ये जो ब्लैक मार्केटिंग बोलो, या जो हमने राशनिंग वगैरह में देखा है कि स्टॉक को होल्ड कर देते थे, तो वो अल्टीमेटली स्केर्सिटी क्रिएट करना, जिसके कारण प्राइस बढ़ जाती है। या स्केर्सिटी है या स्केर्सिटी क्रिएट की जा रही है, दोनों ही पोजीशन हो सकता है। तो ये इकोनॉमी में ये सारी चीजों को हमें एनालिसिस करने की जरूरत है। गवर्नमेंट क्या स्पेंड करे, जैसे मैंने अभी बताया ना, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये वाला जो पोजीशन है ना, ये जैसे मैंने बताया, दिस इज कॉल्ड पीक पॉइंट। पीक पॉइंट में इन्फ्लेशन इतना हाई है कि चीजों के दाम, जो 20 रुपए का सामान था उसका दाम हो जाता है 60 रुपए। इसके कारण चीजों का दाम बहुत बढ़ गया, ठीक है। चीज चीज कितने की है, 20 रुपए की, उसका दाम हमको कितना देना पड़ रहा है अभी, 60 रुपया। 60 रुपए। डज इट रिप्रेजेंट द इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू है ये, नहीं है ना, नहीं है। ड्यू टू स्केर्सिटी और ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन पॉइंट, एकदम ये पीक पॉइंट की बात कर रही हूँ मैं, मतलब इस लेवल तक तो गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, कंट्रोल कर लेंगी तो पीक पे नहीं पहुंचेगा। पीक इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन। तो आप 20 रुपए की चीज जब 60 रुपए में खरीदोगे, पीक पॉइंट में ऑफ इन्फ्लेशन, उस टाइम क्या होगा, सेविंग्स रहेगी किसी के पास, सेविंग्स विल डिक्लाइन। सेविंग्स डिक्लाइन होने से इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन, इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन से प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, अल्टीमेटली एंटायर थिंग विल गो डाउन।
तो इकोनॉमी क्या रिसेशन के तरफ बढ़ने लगेगी। अब जब गवर्नमेंट इकोनॉमी जब इस तरफ बढ़ने लगी तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ेगा, गवर्नमेंट नीड टू इंजेक्ट। जैसे लास्ट ईयर कोविड-19 के टाइम में समवेयर अराउंड मई जून सीतारमन जी ने वो अपने एक्सपेंशनरी मेजर्स में निकाले थे ना, डिफरेंट डिफरेंट कि इस सेक्टर में इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस सेक्टर में इतना लगा रहे हैं। तो वो क्या था, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पॉलिसीज कि गवर्नमेंट मतलब क्योंकि इकोनॉमी एक ब्लॉक हो गई है, ब्लॉकेज हो गया है, गवर्नमेंट इकोनॉमी दिख रही है कि पैसे का सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। अब पैसे का सर्कुलेशन नहीं होगा तो एंटायर इकोनॉमी विल गो इनटू डिप्रेशन। वो धीरे धीरे रिसेशन से क्या, रिसेशन एक्चुअली रिसेशन आया नहीं था, रिसेशन की तरफ बढ़ रहे थे क्योंकि सब कोई ने अपनी सेविंग्स को कंट्रोल कर लिया था, कंजम्पशन बहुत कंट्रोल हो गया था। देखा होगा तुम लोगों ने, मैंने भी किया था कंट्रोल, मैंने जितनी जरूरत है उतना ही खर्च कर रहे हैं, ऐसा एक सेंटिमेंट बन गया था, तो इतना कंट्रोल कर लिया था हम लोगों ने। तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में पैसे फ्लो ही नहीं कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने फिर एक्सपेंशनरी मेजर लिया। एक्सपेंशनरी मतलब गवर्नमेंट पैसे इकोनॉमी में इंजेक्ट करेगी। तो किस तरीके से करेगी, आइदर वो कुछ फिस्कल मेजर्स लेंगी या फिर मॉनेटरी पॉलिसीज में चेंजेस लाएंगी। जैसे फिस्कल मेजर्स में हो गया, सपोज गवर्नमेंट ने एक रोड एंड रेलवेज का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया, तो उसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, या नया कोई एक ब्रिज बनाने का काम कर दिया। देयर कुड बी डिफरेंट टाइप। फिस्कल में तो बहुत कुछ आ गया, पूरा ऑल अराउंड डेवलपमेंट आ गए, तो कुछ भी गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले सकती है। रादर लास्ट ईयर सीतारमन जी ने मॉनिटरी मेजर्स दिए थे, सीआरआर वगैरह के बारे में उसको कट किया, रेपो रेट वगैरह कट किया, इंटरेस्ट रेट वगैरह कट किया, एंड लॉट्स ऑफ मेजर्स वर टेकन। तो अल्टीमेटली वहां पे क्या हुआ, गवर्नमेंट ने फर्दर इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने की कोशिश की। सो दिस वाज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ये सारी चीज का व्यू हमें ओवरऑल एक मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को देखना होता है कि कौन से वेरिएबल्स का क्या इम्पैक्ट होगा ओवरऑल इकोनॉमी में, because overall economy will determine the industry और इंडस्ट्री विल डिटरमाइन दी कंपनी, क्योंकि कंपनी तो वैक्यूम में नहीं है। ठीक है, तो वी कैन यूज बोथ दी स्ट्रैटेजी। जैसे मैंने बताया, अभी मैं आउटसाइड इन के बारे में बता रही हूँ, तो पहले मैं इकोनॉमी के ऊपर ही बता रही हूँ, इकोनॉमी के बारे में। तो देयर आर लॉट मेनी फैक्टर्स। A study of economic policies of the government including plan, priorities, monetary policy। तो मॉनिटरी पॉलिसीज में गवर्नमेंट के बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे पैसे को किस तरीके से, मॉनिटरी पॉलिसी इज ऑल अबाउट सर्कुलेशन ऑफ मनी इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में पैसे किस तरीके से सर्कुलेशन होंगे, ये सारी चीजों को लेकर मॉनिटरी पॉलिसीज डील करती हैं। फाइन, तो गवर्नमेंट को इस चीज को देखना होता है, सीआरआर को कट करना है, सीआरआर को इंक्रीज करना है, या स्पेंडिंग को बढ़ानी है, घटानी है, पैसे का फ्लो। अल्टीमेटली दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलेशन। इकोनॉमी में जो पैसा सर्कुलेट होता है उसकी फ्लो को कंट्रोल करना है। देखो, एक स्टेडी फ्लो, वेलोसिटी ऑफ मनी जो है, वेलोसिटी ऑफ मनी मतलब क्या, पैसे किस तरीके से, पैसे की क्या स्पीड है फ्लो करने की। जो रिसेशन आता है क्यों आता है, क्योंकि एकदम पैसे जो है ना फ्लो करना बंद हो जाते हैं। अगर लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कुछ एक्टिव मेजर्स नहीं लिए होते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं की होती, इकोनॉमी में नहीं पैसे डाले होते, या गवर्नमेंट के जो मतलब डिफरेंट फाइनेंस मेजर्स है वो नहीं लेते, तो रिसेशन क्या, डिप्रेशन भी आ जाता हमारी इकोनॉमी में। क्योंकि हर कोई ने ऐसे होल्ड कर रखा था। लॉकडाउन अगर कंटिन्यू चलता तो क्या होता, हर कोई वो किसी तरह कमा रहा है, किसी तरह खा रहा है, ऐसा पैसे खर्च करने ही नहीं है, इस तरह का एक सेंटिमेंट हो जाता है। फाइन, तो अल्टीमेटली तो पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। देयर हैज टू बी वेलोसिटी ऑफ मनी, मनी नीड्स टू बी फ्लोड। पैसे को फ्लो करने की जरूरत है इकोनॉमी में। तो ये जो एंटायर फ्लो किस स्पीड में करेगी उसको डिटरमाइन करता है हमारा मॉनिटरी पॉलिसी। नाउ मॉनिटरी पॉलिसी इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, मैं उसको इतने में नहीं कवर कर सकती। एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी, हमारे फिनेंस मतलब फिस्कल पॉलिसी में सारी चीजें आ जाती हैं, रोड, रेलवे, हॉस्पिटल, कितना वुमेन सेक्टर में जाएगा, सेक्शन में कितना माइनॉरिटीज में, एवरीथिंग, सब चीजें को आ गया, मतलब हर कुछ ओवरऑल इकोनॉमी में कैसे डेवलपमेंट्स होनी है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रीज को लेकर स्पेसिफिक कौन से इंडस्ट्रीज में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कौन सी इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी सेक्टर में दी जाएगी। आप जैसे होता है ना zone, so there are so many things involved. Regulation and control of prices, wages and production। ठीक है, अब कुछ कुछ जगह पर ना प्राइसेस को कंट्रोल करना पड़ता है, लाइक प्राइस सीलिंग लेकर आती है गवर्नमेंट, प्राइस फ्लोरिंग लेकर आती है गवर्नमेंट, भी स्पेसिफिक एक्शंस लेती है इसको लेकर। वेजेस को कंट्रोल करने के लिए वी हैव वेजेस एक्ट एंड द प्रोडक्शन। ठीक है, an analysis of the relationship between economic trend and economic policies and stability of such relationship।
अब जब हम इकोनॉमी एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज देखने की जरूरत है। इकोनॉमिक ट्रेंड क्या है, जो मैंने अभी दिखाया आप लोग को, बिजनेस साइकिल। सबसे पहले चीज हो गई, आपको बिजनेस साइकिल को समझना है, ठीक है, कि इकोनॉमिक का ट्रेंड क्या है। देन कम्स दी इकोनॉमिक, आपकी हो गई पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसी जो अभी मार्च, हाँ आ गई होगी शायद, मैंने देखा नहीं। इकोनॉमिक पॉलिसीज ले लो, एंड दी अभी या आएगी, अभी आई नहीं होगी शायद, एंड दी स्टेबिलिटी ऑफ सच रिलेशनशिप। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको जब इकोनॉमिक एनालिसिस करना है, तो आपको ये कवर, एक्चुअली इतनी ज्यादा पॉलिसीज आ रही है ना, तो अभी समझ में नहीं आ रहा कि फिस्कल पॉलिसी कब आई या मॉनेटरी पॉलिसी कब आई, इतनी बार पॉलिसीज आ रही है तरह तरह की। तो इकोनॉमिक ट्रेंड्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट लेकर आ रही है, उसका क्या इम्पैक्ट कौन से इंडस्ट्री में कैसा होगा। देखो अगर एक पॉलिसीज लेकर आती है, सपोज अभी कल एक मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, उस मैनिफेस्टो, बीजेपी का मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने बताया कि 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, एंड वुमेन्स के लिए केजी टू पीजी पूरा एजुकेशन फ्री इन बंगाल, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, देन इन दैट केस वी कैन एक्सपेक्ट कि वुमेन्स को के लिए स्पेसिफिकली बहुत सारे डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूट ओपन होंगे, बिकॉज केजी टू पीजी में अभी तक 12th तक के ही इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर फ्री में, तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन भी ओपन होंगे, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि डिफरेंट कॉलेजेस या डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी स्टार्ट होंगे। सो वी कैन एक्सपेक्ट, वी कैन प्रेडिक्ट, ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस में आप जा सकते हो कि स्पेसिफिकली कुछ ना कुछ कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन तो ओपन होंगे ही फॉर ग्रेजुएशन लेवल, क्योंकि हमारे बंगाल में 12th तक वाले फ्री सुविधा है, ठीक है ना। तो 12th के बाद वाला सेक्शन क्या, तो वहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इकोनॉमिक ट्रेंड और इकोनॉमिक वो जो पॉलिसीज बता रहे हैं, तो पॉलिसीज के संग ट्रेंड का क्या इम्पैक्ट होगा, दोनों को हमको एक रिलेशनशिप में लाना है। देखो जब हम एनालाइज करेंगे कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते वक्त या किसी भी चीज को एनालाइज करते वक्त, इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव को हमें एनालाइज करना होता है, सिर्फ एक फैक्टर को देखकर एनालिसिस नहीं होती है, ठीक है। तो ओवरऑल आप इकोनॉमिक ट्रेंड्स को देख रहे हो, जैसे इकोनॉमिक ट्रेंड्स को हमने देखा ना कि सब चीजें तो रिलेटेड है, आप बिजनेस साइकिल ले लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ले लो, वेलोसिटी ऑफ मनी, हर कुछ रिलेटेड है। तो हर फैक्टर को एक दूसरे से कंसिडर करना है और उसका इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये थी हमारी इकोनॉमिक एनालिसिस, ये फर्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस है। रितु पढ़ना थोड़ा बहुत समझ में आया आपको या अच्छे समझ हाँ में आया हाँ क्या, हाँ हाँ हाँ, समझ में ये आया। समझ में है, अच्छे से समझ में है। अच्छा वेरी गुड। नहीं तुम मैंने कॉमर्स की स्टूडेंट नहीं हो, इसलिए मैंने पूछा इकोनॉमिक्स समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। हाँ हाँ हाँ, अच्छे से समझ में है। एक और नया भी कुछ आ रहा था, एसेट मोनेटाइजेशन का भी आ रहा है, चल रहा है, बात हो रहा था, वो अभी तक हुआ नहीं है, बोला था वो, कल भी देख रहा था कुछ वीडियोस में। क्या चीज का बोला तो, सारा इंडस्ट्री जो है ना, उसका हाँ कितना एसेट है, मतलब हाँ हर एक कंपनी का कितना एसेट है, वो है ना कि मोनेटाइजेशन, हाँ, एसेट मोनेटाइजेशन, वो जितना है उतना वो रेवेन्यू नहीं आ रहा है, मतलब वो शो नहीं कर रहा है कुछ, या फिर है उसको भी गवर्नमेंट पूरा मोनेटाइज कर दे, कंट्रोलिंग, क्योंकि तो फिर हाँ कंट्रोल में ले लेगी, तो फिर क्या होगा ना कि गवर्नमेंट को उधर से रेवेन्यू मिल जाएगा। सपोज 5 रुपए का एसेट के ऊपर वो 2 टका टैक्स लेता है, तो अगर उसके पास 10 रुपए का होगा तो वो 4 टका लेगा, तो हाँ वो मतलब बाकी 5 रुपए। ओवरऑल आरओआई नहीं जनरेट हो रही है, तो वो मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसके ऊपर एक आरओआई जनरेशन करने का एक पॉलिसी लेकर आ रही है, राइट। मतलब हम्म अगर 100 रुपया कैपिटल एम्प्लॉयड है तो उसकी आरओआई क्या आ रही है, मतलब वो हम्म एंटायर थिंग, सब चीजों को मॉनिटरी रूप में उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म हाँ ये एक्चुअली ये सारी पॉलिसीज तो होनी चाहिए, मतलब कहीं पर भी 10 रुपया भी लगा है तो उसका तो रिटर्न जनरेशन होना चाहिए ना। हम्म हाँ तो अच्छा है ना ये सब चीजें तो। चलो हाँ इसके बाद में आ जाती हूँ इंडस्ट्री लेवल पे, इकोनॉमी वाला समझ में आ गया होगा। इंडस्ट्री लेवल पे मतलब अब मैं इकोनॉमी का, ओवरऑल इकोनॉमी का क्या इम्पैक्ट होगा हमारे इंडस्ट्री में। नॉर्मल सी हम्म बात, जिस इंडस्ट्री में मुझे ऑपरेट करना है या जिस इंडस्ट्री को मुझे जानना है, ये तो मुझे समझ में आ गया इकोनॉमी का इम्पैक्ट उस इंडस्ट्री में होना है। अब वो इंडस्ट्री में मुझे क्या क्या चीज देखनी है, सीधी सी बात है, जब मैंने टोटल पॉलिसी पढ़ी, सपोज मैंने फिस्कल पॉलिसी ले ली या मॉनेटरी पॉलिसी ले ली, जो भी, अब इनमें से वो स्पेसिफिक, लाइक मैं एजुकेशन को ही लेती हूँ, एजुकेशन इंडस्ट्री में क्या क्या पॉइंट्स एजुकेशन इंडस्ट्री रिलेटेड है, क्या क्या पॉलिसीज एजुकेशन इंडस्ट्री जिसमें मैं डील कर रही हूँ वो उससे रिलेटेड क्या है,
मुझे तो एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है, वहां से मुझे पॉइंट निकालना। मॉनिटरी पॉलिसीज अगर है तो उसका इम्पैक्ट क्या क्या चीज हमारे एजुकेशन इंडस्ट्री में पड़ने वाला है, तो मुझे उसको एनालाइज करना है। उसको एनालाइज करके अब मुझे वो इंडस्ट्री को स्पेसिफाई करना कि जैसे मैं ओवरऑल जीडीपी या जीएनपी जो भी है उसमें ये एजुकेशन इंडस्ट्री का कितना कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये कंट्रीब्यूशन से मुझे समझ में आता है कि अगर इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है तो मेरा मतलब कोरिलेशन क्या है, मेरा उस मतलब मैं जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हूँ उसका कोरिलेशन क्या है, वेदर वी हैव अ पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, किस तरीके का। तो इंडस्ट्री का मुझे देखना पड़ेगा कि टोटल जीएनपी या जीडीपी का मैं जिस इंडस्ट्री में डील कर रही हूँ उसमें क्या इम्पैक्ट हो। टोटल जीडीपी ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो मेरा भी, मैं जिस इंडस्ट्री में डील कर रही हूँ वो या बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, ये एक एनालिसिस करने की जरूरत होती है। अब प्लान प्रायोरिटीज जो मैंने बताया, अभी मैंने बताया फिस्कल पॉलिसीज में जो प्लान है या पॉलिसीज हैं उसका इम्पैक्ट वेरियस इंडस्ट्रीज में क्या क्या होने वाला है। vulnerability of an industry under government regulation and control of prices and production। अब देखो कितना vulnerable है कोई इंडस्ट्री, कितना vulnerable है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग कंट्रोल ऑफ प्राइसेस एंड प्रोडक्शन उसके कितने ज्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं वो हमको देखना है। मतलब कुछ इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, जैसे स्टॉक्स में देखोगे तुम लोग इंडेक्स, एंटायर इंडेक्स जो है, कुछ स्टॉक्स जो होते हैं वो इंडेक्स से पॉजिटिव कोरिलेशन रिलेटेड होते हैं, कुछ नेगेटिव कोरिलेटेड होते हैं। अब उसमें कुछ कुछ में कुछ कुछ बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, मतलब स्टॉक अगर एक पॉइंट ऊपर गया तो ये जो है मेरा स्टॉक जिसमें मैंने इन्वेस्ट करके रखा है अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है तो ये 10 पॉइंट ऊपर चला गया तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। अगर इसका मतलब अगर 10% ऊपर चला गया इसके एक पॉइंट मूव करने से तो नीचे की तरफ भी ऐसा ही जाएगा। ऐसा तो नहीं सिर्फ पॉजिटिव मूवमेंट होगी, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही मूवमेंट रहता है, अपसाइड डाउन साइड दोनों साइड ही रिस्क रहता है ना। तो मुझे वो देखना है कि ये जो इंडस्ट्री है वो कितना वल्नरेबल है। Implication of industrial and fiscal policies of the government for an industry, input output ratio or input output analysis of an industry sells। अभी जो तुम बता रहे थे एसेट मोनेटाइजेशन, उसका एक ये भी कारण है कि इनपुट आउटपुट एनालिसिस करने की जरूरत है। एक इंडस्ट्री में जो सेल्स हो रहा है इन कंपैरिजन टू द कैपिटल एम्प्लॉयड उसका एक रेशियो निकालना पड़ेगा ना। क्या इनपुट हम दे रहे हैं, मैंने 10 रुपया लगाया उसका रिटर्न मुझे क्या आ रहा है, 20 रुपया आ रहा है, 5 रुपया आ रहा है या 500 रुपया आ रहा है। अल्टीमेटली इनपुट आउटपुट का रेशियो निकालना पड़ेगा। डिग्री ऑफ डिपेंडेंसी ऑन स्केर्स नॉन रिन्यूएबल और इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स एंड एनर्जी इंटेंसिटी। अब जिस इंडस्ट्री में मैं डील कर रही हूँ इस इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल क्या है। अल्टीमेटली देखो आप एंटायर सप्लाई चेन को देखो तो मेरा सप्लाई चेन पूरी तरह से यहाँ से ये मेरा रॉ मटेरियल का सोर्स है, ठीक है। दे कुड बी वेरियस सोर्सेज, मेरे पास सोर्सेज बहुत है रॉ मटेरियल के। तो ये मैं रॉ मटेरियल यहाँ से प्रोक्योरमेंट की, मेरा रॉ मटेरियल इनसाइड मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आया एंड देन दी फर्दर प्रोसेसिंग तो जैसे जैसे होती है वो सप्लाई चेन को मैं यहाँ पे पूरा ड्रॉ नहीं कर रही, ऐसे ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, वो एंटायर थिंग टू रीच द कंज्यूमर। तो ये जो सोर्सेज ऑफ सप्लाई है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि एक जो मेरा रॉ मटेरियल है वो मेरा बेस है, उसके ऊपर ही मैं प्रोडक्शन करूंगी। अभी कुछ कुछ जगह पर क्या होता है ये सप्लाई का सोर्स सिर्फ एक है, दैट मीन्स sorry, I'm totally dependent on only single source, तो that could be very dangerous for my further क्या बोलते हैं, सपोज मैं इंटरनेशनल कोई या इंपोर्टेड रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट हूँ जो इंटरनेशनल मार्केट से ही मुझे मिलेगा, तो डेफिनेटली अब इंटरनेशनल मार्केट में जितनी फ्लक्चुएशन होगी उसका सीधा इम्पैक्ट मेरे प्राइस पे होगा ना। अब ये जो पेट्रोल डीजल वगैरह का हो गया अभी तो डीरेगुलेटेड मार्केट है, मार्केट में बाहर जो भी फ्लक्चुएशन हो रही है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है पेट्रोल डीजल वगैरह के प्राइसेस में। तो अल्टीमेटली तो क्या यहाँ पर भी सबको ही दाम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि रेगुलेशन हम लोग नहीं कर सक रहे हैं। तो बट अगर सोर्सेज ऑफ सप्लाई ज्यादा होती, बहुत सारे कंट्रीज से अगर मुझे ये फैसिलिटी मिल पाती, इंटरनेशनल होने से भी, इंपोर्टेड रॉ मटेरियल होने से भी, बट और भी सप्लाई के सोर्सेज होते तो इतना ज्यादा वल्नरेबल नहीं होता। ये महंगा हो गया तो चलो दूसरे सोर्स के ऊपर हम स्विच करें, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री एनालिसिस में एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है। अब आपका बिजनेस साइकिल जो है, बिजनेस साइकिल के ऊपर कितना डिपेंडेंट है आपकी इंडस्ट्री। जैसे आप ये जो बिजनेस साइकिल है, जैसे ऊपर नीचे इंडस्ट्री का जो है बिजनेस साइकिल ऊपर नीचे हो रहा है। अभी मेरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है लाइक हेल्थ केयर इंडस्ट्री।
हेल्थ केयर इंडस्ट्री नॉर्मली, अब देखो कोविड आ गया, ये हो गया, पर हेल्थ केयर इंडस्ट्री बूमिंग है क्योंकि ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं और ज्यादा चल रहा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव वल्नरेबिलिटी हो गई, पॉजिटिव अपसाइड आ रहा है। लिंकेजेस बिटवीन सेक्टर्स वल्नरेबल टू बिजनेस साइकिल एंड इंडस्ट्री, क्या क्या कारण है, की पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने होंगे in order to understand the vulnerability, क्यों vulnerable है to business cycle and the industry। मतलब जो इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हूँ मैं, उस वो इंडस्ट्री कितना वल्नरेबल है। वल्नरेबिलिटी कहाँ से आएगी, बिजनेस साइकिल से एंड इकोनॉमिक प्रोजेक्शन एंड ऑल। उसके की पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने होंगे कि की पॉइंट्स क्या है, उसको ध्यान में रखना है। जैसे रिजर्व रेशियो इतना कम हुआ, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या चीज में आने वाला है, मैं कौन सी इंडस्ट्री में, फिनेंस इंडस्ट्री में डील कर रही हूँ, तो एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। तो आपको वो अपने जिस भी इंडस्ट्री में आप डील कर रहे हो उसके की पॉइंट्स को फ्रेम आउट करने की जरूरत है, फ्रेमवर्क एक बना लेने की जरूरत है, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसे बनाना है। लाइफ साइकिल पोजीशन ऑफ द इंडस्ट्री, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लाइफ साइकिल, जैसे हर इंडस्ट्री की अपनी लाइफ साइकिल होता है, लाइक योर इंट्रोडक्शन, देन योर ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन, कौन से लाइफ साइकिल में आप कहाँ पर हो, आपकी इंडस्ट्री कहाँ पर है। प्राइस एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री। अब ये प्राइस इलास्टिसिटी एंड इनकम इलास्टिसिटी क्या बोल रहा है, देखो क्या होता है, नॉर्मली हम लोग जानते हैं हर एक चीज़ों का जो डिमांड है, अकॉर्डिंग टू डिमांड कर्व हम लोग जानते हैं कि कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, जितने भी मेरे अदर फैक्टर्स हैं उसको अगर मैं कांस्टेंट रखती हूँ तो डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। अदर कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स मतलब यहाँ पे क्या, जो भी चीजें आपके प्राइस को डिटरमाइन करती है। Now, what are the other factors that determine the price of a product? My income और क्या बोल सकते हैं, my preferences हो सकती है, या advertisement हो सकती है। There are many factors which actually determine the price of a product. सिर्फ sorry, which actually determine the demand for a product. ठीक है, इसकी सेपरेट डिमांड की और प्राइस इलास्टिसिटी की सेपरेट वीडियोस हैं, मैं उसको शेयर करूंगी, जस्ट गो थ्रू इट वंस, मैं अभी बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। अब ये जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो हमको क्या मैंने समझाता है कि मैं अगर 1 रुपया दाम बढ़ाती हूँ कोई चीज का, 1% या 1 रुपया दाम बढ़ाती हूँ, तो उसका डिमांड पे क्या इम्पैक्ट होगा। डिमांड कितना गिरेगा, 1 यूनिट गिरेगा, 10 यूनिट गिरेगा, और इट विल रिमेन कांस्टेंट, बरोबर रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक फैक्टर है। इलास्टिसिटी, कितना इलास्टिक है, प्राइस का क्या इम्पैक्ट हो रहा है डिमांड के ऊपर, बिकॉज प्राइस इज वन सच इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट। बट प्राइस के संग संग और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इनकम हो गया, और एडवर्टीजमेंट हो गई, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, सब्सटीट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, बहुत सारे पॉलिसीज एंड एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द फ्यूचर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सिर्फ ऐसा नहीं हर करके दाम गिर रहा और मैं सब सामान खरीद लूँ, ऐसा नहीं है। दाम गिरने से सिर्फ हम सामान नहीं खरीदते, पर हाँ कुछ हद तक थोड़ा बहुत खरीदते हैं। तो ये जो इलास्टिसिटी है, कितना इलास्टिक होगा, कितना डिमांड पे बढ़ोतरी होगी या गिरेगा डिमांड, आइदर डिमांड अपवर्ड ट्रेंड लेगा या डाउनवर्ड ट्रेंड लेगा, तो वो कितना लेगा, वो जो परसेंटेज है ना, कितना, द परसेंटेज, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द प्राइस इलास्टिसिटी। ये प्राइस इलास्टिसिटी ले लो, अगर आप इनकम को कंसिडर करते हो तो इनकम इलास्टिसिटी ले लो। समझ में आया? ये थोड़ा सर के ऊपर से गया। ये मैं तुमको भेज देती हूँ इसको थोड़ा। एक्चुअली प्राइस इलास्टिसिटी क्या बता रहा है कि एक चीज का दाम बढ़ रहा है, ठीक है, हाँ। तो दाम बढ़ने से, कोई चीज का दाम अगर बढ़ रहा है तो उसका डिमांड पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, ठीक है, ये साधारण सा बात है। थोड़ा सा दाम बढ़ा, थोड़ा सा डिमांड गिरा, प्राइस और डिमांड का एकदम इनवर्स रिलेशन है, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अभी ये कितना गिरेगा, जैसे दाम अगर इतना सा बढ़ा तो डिमांड इतना गिर गया, या डिमांड इतना सा गिरा, या डिमांड नहीं गिरा। ये जो कितना जो है ना, हाउ मच द परसेंटेज, उसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। इसके लिए मैं तुमको वो वीडियो लिंक भेज दे रही हूँ, उसको पूरा डिटेल्स में एक बार डिमांड को समझना पड़ेगा, क्योंकि इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड इलास्टिसिटी ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है समझने के लिए जब आप इंडस्ट्री एनालिसिस में जाते हो। क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री के जिस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ या जिस इंडस्ट्री में मैं डील कर रही हूँ, उस इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है उसकी इलास्टिसिटी क्या है, वो तो हमको देखने की जरूरत है ना।